हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपके बीच बहुत ही शानदार जानदार क्लास के साथ साझा हो गए हैं। तो आज अपन बताने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती 2025 एलएसए एग्जाम के लिए आपकी क्लास, जो प्रतिदिन एमसीक्यू के माध्यम से क्लास रहने वाली है। तो आप क्लास रेगुलर जुड़ा करें और शानदार पढ़ाई का मौका पाए। बहुत ही शानदार जबरदस्त अपनी आज सीरीज के अकॉर्डिंग आज फर्स्ट क्लास है, तो आज से अपन रेगुलर क्लास करेंगे। तो इसलिए आप प्रतिदिन क्लास के माध्यम से जुड़ा करें और आपकी पशुधन सहायक भर्ती जो 13 जून तक है, वहां तक अपन एनिमल हस्बेंड्री और राजस्थान जीके का पोर्शन एक ही क्लास में बहुत ही शानदार जबरदस्त आपकी प्रतिदिन एक क्लास तो रेगुलर लगेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए। तो आपके लिए आज से अपने शुरुआत कर दिए, तो आज से क्लास में रेगुलर प्रतिदिन जुड़ा करें। आज का भाई मोटिवेशनल क्या आ गया भाई, कोई भी लक्ष्य मनुष्य साहस से बड़ा नहीं, जो हारा वही जो लड़ा नहीं, स्वामी विवेकानंद। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या होती है भाई। मुर्गी में गुणसूत्र कितने रहते हैं भाई, ये आपको बताना भाई। मुर्गी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी रहती है, तो जल्दी से देख के बताएंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, 78 संख्या रहती है मुर्गी के अंदर गुणसूत्रों की संख्या। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। 78 संख्या रहती है और कुत्ते के अंदर भी 78 रहती है। एफ और डी, ये आपको ध्यान रखना, एफ और डी आ जाए तो एफ डी का मतलब होता है फाउल और डॉग, मतलब मुर्गी के अंदर और कुत्ते के अंदर संख्या रहती है 78, जो गुणसूत्रों की संख्या है, ध्यान में रखना है। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी भाई। स्थापना आपको बतानी है और उसके साथ कमेंट में आपको ये कहां पर ये इंस्टीट्यूट है वो भी बताना है भाई। तो इसकी स्थापना भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। 1979 में हुई थी भाई, 1979 में हुई थी भाई। इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर, इज्जत नगर बरेली यूपी के अंदर हुई थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी भाई, ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है। क्या बताया जा रहा है कि दूध में सबसे अच्छी या उपयुक्त विधि मानी जाती है। दूध निकालने की सबसे उपयुक्त व अच्छी विधि बता दे तो वो कौन सी विधि है, आपको बताना है। ऑप्शन के माध्यम से बता दीजिए। राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई सेकंड ऑप्शन, पूर्ण हस्त विधि। जो पूर्ण हाथ को अंगूठा अंदर न रख के पूर्ण हाथ मतलब हस्त रहता है, अपना हाथ रहता है, उनसे दबाकर जो दूध निकाला जाता है वो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, जिसके कारण थनों के अंदर गांठ भी नहीं पड़ती है और आराम से दूध निकालने के लिए ये विधि मानी जाती है। तो ये सेकंड इसका राइट हो जाएगा, पूर्ण हस्त विधि। बहुत ही जबरदस्त। आप साथ साथ में कमेंट भी बताते जाइए। और आपकी ये क्लास भाई प्रतिदिन लगने वाली है, तो इस क्लास में तो आप प्रतिदिन जुड़ा करें, ताकि आपका अच्छे से एलएसए एग्जाम के लिए अपन ये रेगुलर क्लास लगा सके और आपको रेगुलर पढ़ाई करा सके। तो इसलिए आपको प्रतिदिन सभी साथियों को बताना है भाई कि एलएसए एग्जाम के लिए पशुधन सहायक और जो अपने मतलब पशुपालन का पोर्शन रहता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गया, सारा कवर करेंगे और राजस्थान जीके का सारा पोर्शन एक ही क्लास में कवर कर देंगे। तो आपको पशुधन सहायक के लिए प्रतिदिन क्लास लगने वाली है, तो आप रेगुलर जुड़ा करें, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि कौन से पशुओं के अंदर कील दांत पाए जाते हैं भाई। कील दांत मतलब नुकीले दांत किस में पाए जाते हैं, ये आपको बताना भाई। जो मांस रहता है, मांस को चीरने फाड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं, वो दांत कौन से होते हैं, ये आपको बता देना भाई। जल्दी से देख के बता दो। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन, सूअर के अंदर होते हैं भाई। सूअर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, इनों के अंदर क्या होते हैं, कील दांत पाए जाते हैं। कील दांत मतलब नुकीले दांत होते हैं, जो मांस को चीरने फाड़ने में काम लिए जाते हैं। जैसे कि गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, इनके अंदर कैनाइल दांत पाए जाते हैं। कौन से दांत, कैनाइल दांत होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या किस राज्य में भाई। भारत के अंदर सर्वाधिक किस राज्य में ऊंटों की संख्या आपको बतानी भाई। तो राज्य का नाम बता देना है भाई। तो राज्य का नाम हो जाएगा भाई अपना राजस्थान। राजस्थान के अंदर ही भाई क्या है, सबसे ज़्यादा ऊंटों की संख्या भाई, लगभग 83% के आसपास राजस्थान में ऊँटों की संख्या है और भारत में प्रथम स्थान राजस्थान का आता है। वैसे प्रसिद्ध ऊँट पूछ ले तो विश्व की सबसे सुंदर नस्ल बीकानेरी नस्ल मानी जाती है, जो मुनावती कला के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ पर मतलब ऊँट की चित्रकला, ऊँट के ऊपर चित्र उगेरे जाते हैं और वो उनके लिए प्रसिद्ध है बीकानेरी नस्ल। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहने वाला है कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या कहाँ पर पाई जाती है भाई, कौन से जिले में पाई जाती है, आपको जिला बता देना। सबसे ज़्यादा कहाँ है और कम कहाँ है, ये भी आपको बताना साथ साथ में, ताकि आपका अच्छे से भाई थ्योरी भी साथ में थोड़ी कर लेते हैं, ताकि आपका अच्छे से पोर्शन क्लियर हो जाए। तो सबसे ज़्यादा तो भाई जयपुर के अंदर है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। लेकिन सबसे कम कहाँ हो जाएगी, तो जैसलमेर के अंदर सबसे ज़्यादा
सबसे कम तो भाई हो जाएगी जैसलमेर और सबसे ज़्यादा जयपुर के अंदर, ये ध्यान में रखना है। जैसलमेर के अंदर सबसे कम है। पूछ ले कि भेड़ और बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो वो बाड़मेर के अंदर है। बाड़मेर के अंदर सबसे ज़्यादा है भाई। और पूछ ले कि सबसे कम गाय कहाँ है, भैंस कहाँ है, तो गाय हो जाएगी सबसे ज़्यादा भाई बीकानेर के अंदर और धौलपुर के अंदर सबसे कम है। ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार आ गया भाई। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है भाई? सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल, ये विदेश के अकॉर्डिंग बतानी भाई। विदेश में सबसे ज़्यादा बताया गया है कि सबसे ज़्यादा कौन सी गाय है जो दूध देती है भाई, तो होल्स्टीन फ्रीजियन HF होती है, वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। प्रति ब्यात में लगभग 6,000 प्रति लीटर के आसपास दूध देती है, 6,000 प्रति लीटर। और साहिवाल होगी जो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो वो हो जाएगी साहिवाल। और सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा किसके अंदर पाई जाती है, वो हो जाएगी जर्सी। और राठी पूछ ले तो राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु। बहुत ही ज़बरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भैंस की सबसे हल्की श्रेणी की नस्ल है भाई? भैंस की सबसे हल्की श्रेणी की नस्ल कौन सी है भाई, ये आपको बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई सुरती। सुरती सबसे हल्की रहती है। सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? सुरती भैंस की। जो इसका उत्पत्ति स्थान भाई ये अपने अहमदाबाद का क्षेत्र, जो काठियावाड़ के आसपास का क्षेत्र, जो गुजरात, इसका उत्पत्ति स्थान है भाई सुरती का। बहुत ही शानदार। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो जल्दी से देख के बताएंगे। राइट ऑप्शन क्या होने वाला भाई, तो राइट ऑप्शन भाई 4 ही हो जाएगा। मखदूम फतेह मथुरा यूपी के अंदर इसका अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अविकानगर के अंदर क्या है, तो राष्ट्रीय अपने भेड़ अनुसंधान संस्थान है, जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो जिसे बोलते हैं अपन कसवरी, क्या बोलते हैं, कसवरी बोलते हैं। और इसकी स्थापना भाई 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 के अंदर हुई थी। और जो अविकानगर मालपुरा टोंक के अंदर है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन रहने वाला भाई कि भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? बकरियों में भी सबसे बड़ी नस्ल बतानी भाई। तो बकरियों में सबसे बड़ी नस्ल कौन सी हो जाएगी, जल्दी से देख के बताएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई जमुनापरी। कौन सी परी? जमुनापरी सबसे बड़ी बकरी मानी जाती है भारत के अंदर बकरियों में। तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि केंद्रीय ऊन एवं विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर स्थित है भाई? आपको जिले का नाम बता देना भाई। तो जल्दी से देख के बता दो। राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई 3rd ऑप्शन, जोधपुर के अंदर स्थित है केंद्रीय ऊन एवं विकास बोर्ड। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। बहुत ही ज़बरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई? अगला क्वेश्चन आ गया कि अविकालीन नस्ल किसकी है भाई? अविकालीन नस्ल किसकी है भाई? तो ये तो हो जाएगी भाई भेड़ की नस्ल है। अविकालीन और अविवस्त्र किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल हो जाएगी भाई। बहुत ही ज़बरदस्त उत्तर। आपको साथ साथ में कमेंट के माध्यम से उत्तर भी बताना, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए भाई और क्लास में पढ़ने का और ही शानदार मज़ा आ जाए भाई। क्या बताया जा रहा है अगला क्वेश्चन कि रेगिस्तानी में पुलिस व सेना के लिए कार्यों के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी मानी जाती है भाई? रेगिस्तान में भाई जो पुलिस सेना के लिए जो कार्यों के लिए उपयुक्त में ले जाने वाली नस्ल का नाम बताना भाई। ऊंट की नस्ल है भाई, वो कौन सी नस्ल है ये आपको बता देना भाई। तो ऑप्शन नंबर भाई 2 ही हो जाएगा जैसलमेरी, जिसके पैर बहुत ही गठीले होते हैं। जो जैसलमेर में रेतीले दौरों में चलने वाली सबसे उपयुक्त नस्ल मानी जाती है जैसलमेरी, जो पुलिस व सेना के कार्यों के लिए उपयुक्त में ली जाती है भाई। ये ध्यान में रखना है, जैसलमेरी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि पशुओं में शरीर में जहरी बुखार किस रोग से पैदा होता है भाई? रोग का नाम बताना भाई जहां जहरी बुखार पैदा होता है भाई। कौन सा रोग हो जाएगा, जल्दी से देख के बता दो भाई। ये तो भाई एंथ्रेक्स हो जाएगा। जहरी बुखार या गलटी बुखार एंथ्रेक्स रोग से पैदा होता है भाई। किससे पैदा होता है? एंथ्रेक्स रोग से पैदा होता है भाई। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट हो जाएगा भाई। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई। दूध में उपस्थित वसा का पता मतलब फैट का पता लगाना है भाई। तो कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे भाई? ये तो बहुत ही शानदार विधियां हैं। उसमें से एक विधि जो वसा का पता लगाती है भाई,
तो हो जाएगी भाई गर्बर विधि। कौन सी विधि? गर्बर विधि। वसा के अंदर क्या नहीं करनी? गर्बर नहीं करनी है, इसलिए गर्बर विधि राइट कर देंगे। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही जबरदस्त आप उत्तर बता रहे हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अब आपका राजस्थान जीके आ गया भाई। अब तक अपने पशुपालन को कवर किया, अब राजस्थान जीके को थोड़ा पढ़ लेते हैं। राजस्थान जीके के भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है भाई कि राजस्थान में किस सभ्यता को ताम्र संसी सभ्यता के नाम से जाना जाता भाई? राजस्थान में कौन सी सभ्यता है जहाँ ताम्र संसी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? तो ताम्र संसी सभ्यता हो जाएगी भाई गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी भाई। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहने वाला भाई कि भीम जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? भीम जी की डूंगरी कहाँ पर स्थित है? आपको सभ्यता का नाम बता देना है। तो सभ्यता का नाम हो जाएगा भाई बैराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बैराट सभ्यता जो जयपुर जिले में स्थित है। वह भीम जी की डूंगरी, गणेश डूंगरी, सिल की डूंगरी वहाँ पर स्थित है भाई बैराट सभ्यता के अंदर। बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि राजपूताना नाम से प्रयोग सर्वप्रथम कब व किसने किया? मतलब राजपूताना नाम सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया था, ये आपको बताना भाई। तो प्रयोग तो हुआ था भाई 1800 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800 ईस्वी में। और जॉर्ज थॉमस ने किया था भाई। जॉर्ज थॉमस ने किया था भाई राजपूताना शब्द का प्रयोग। पूछ ले भाई राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अपन राजस्थान के अंदर रहते हैं तो राजस्थान को तो ध्यान ही रखना है भाई। कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने। और कब किया था? वो 1829 ईस्वी में किया था। 1829 ईस्वी में किया था राजस्थान शब्द का प्रयोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई। अर्ली स्वान डायनेस्टी के लेखक कौन है भाई? अर्ली स्वान डायनेस्टी के लेखक आपको बताना भाई। ये पुस्तक है, इनका लेखक का नाम बता देना भाई। अर्ली स्वान डायनेस्टी के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा भाई। 3 इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि राजस्थान में उत्तरी तोताद्री, राजस्थान के अंदर उत्तरी तोताद्री कहां पर स्थित है भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई 3 ऑप्शन गलता जयपुर के अंदर है उत्तरी तोताद्री। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जहां सिंपल क्वेश्चन होगा वहां अपन ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और जहां हार्ड क्वेश्चन होगा वहां थ्योरी के साथ भी आपको थोड़ा थोड़ा बताएंगे ताकि आपका अच्छे से पर्सन कवर हो जाए। घोसुंडी शिलालेख कहां पर स्थित है भाई? घोसुंडी शिलालेख कहां पर स्थित है? तो घोसुंडी शिलालेख तो भाई हो जाएगा भाई कहां पर स्थित है? घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा भाई। चित्तौड़गढ़ राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा चित्तौड़गढ़। ये ध्यान में रखना, बहुत ही जबरदस्त। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन है भाई कि राजपरिस्थिति का काल था भाई। राजपरिस्थिति का काल था भाई, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर देख लेंगे और राइट आंसर कर देंगे। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा भाई 1677 के अंदर। 1677 के अंदर ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? यह भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भाई कि राणा कुंभा की हत्या कब हुई थी भाई? राणा कुंभा की हत्या कब हुई थी, ये आपको बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई 4th ऑप्शन कुंभलगढ़ में हुई थी राणा कुंभा की हत्या। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? कुंभलगढ़ के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा भाई। बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया भाई? आपको सन बता देना है कि सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया। सारंगपुर का युद्ध हो जाएगा भाई 1437 में लड़ा गया। 1437 में लड़ा गया सारंगपुर का युद्ध। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ भाई? चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा तो भाई 1567 के अंदर हुआ था। 1567 के अंदर हुआ था। 1567 या 68 के समय हुआ था चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा। बहुत ही जबरदस्त। आप साथ साथ में उत्तर भी कमेंट के माध्यम से बताना ताकि आपका अच्छे से पर्सन कवर हो जाए कि राजस्थान में गज सिंह किस राज्य के शासक थे भाई? गज सिंह कहाँ के शासक थे, ये आपको बता देना भाई। तो गज सिंह तो भाई जोधपुर के शासक थे। कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा भाई। ये सभी प्रश्न पुराने प्रश्न मतलब पेपर के अकॉर्डिंग आए हुए, पुराने प्रश्न आए हुए पेपरों के अंदर, तो ये आपको अच्छे से कवर कर लेना ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए।
अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी। आपको रियासतें कौन कौन सी थी और कितनी थी ये आपको बता देना भाई। तो रियासतें मत्स्य संघ में भाई 4 थी। कितनी थी? 4 थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और निमराना एक ठिकाना था। कुल पूछ ले कि कुल कितनी रियासतें थी, तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये भी ध्यान में रखना है। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई कि दावंत दुर्ग कहाँ पर स्थित है, मतलब किसके बीच बसा हुआ है भाई? जंगल के बीच, रेगिस्तान, जल या पहाड़ियों के बीच? तो दावंत दुर्ग हो जाएगा भाई रेगिस्तान के मध्य बसा हुआ सोनारगढ़ का किला जो जैसलमेर के अंदर है, वो हो जाएगा भाई दावंत दुर्ग हो जाएगा। कौन सा दुर्ग? दावंत दुर्ग हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि राजस्थान में ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ भाई? ऐतिहासिक जोर किस किले में हुआ ये आपको बताना भाई। तो कौन सा किला हो जाएगा भाई? ये चित्तौड़गढ़ का किला हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का किला जहां राजस्थान का ऐतिहासिक जोर हुआ। बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई कि विजय स्तंभ में किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ के अंदर किसकी मूर्ति बनी हुई है भाई? विष्णु की, शिव की, कृष्ण की, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर भाई फर्स्ट ही हो जाएगा भाई। विष्णु की मूर्ति बनी हुई है विजय स्तंभ के अंदर। किनकी? विष्णु की। बहुत ही जबरदस्त। आज की क्लास यहीं ख़त्म करने से पहले आपको एक शानदार भाई जानकारी दे दें। जो भी भाई इस चैनल के माध्यम से पढ़ना चाहता है और एलएसए एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है तो अपने भाई एक टेलीग्राम चैनल भी साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहां जाकर आप जरूर जुड़े ताकि आपको अच्छे से अपन रेगुलर नोट्स के माध्यम से, क्विज के माध्यम से या भाई वीडियो कंटेंट रहता है तो उसके माध्यम से भी आपको अच्छे से जानकारी दे सके और आपको प्रतिदिन पढ़ा सके। तो आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जरूर जुड़ना। तो आज के लिए यहीं क्लास को ख़त्म करेंगे। प्यारे सभी साथियों,